हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस वीडियो में, युग्मक जनन। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। युग्मक जनन प्राथमिक लैंगिक अंग, पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जम कोशिकाएं शुक्राणु जन या स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन एकवचन स्पर्मेटोगोनियम शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्र जनक नलिकाओं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसू स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। शुक्राणु प्रसूओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित एम्बेडेड हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्र जनक नलिकाओं से मोचित रिलीज होते हैं, उस प्रक्रिया को वीर्यसेचन स्पर्मेशन कहते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौवन आरंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के स्त्रवण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि ये एक अधश्वेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है। दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पीत पिंड का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और पुटकोद्दीपक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के स्रवण को दीपित करता है। LH लीडिक सेल्स पर काम करता है और पुंजन एंड्रोजन्स के संश्लेषण और स्त्रवण को दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्त्रवण को दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो एक शीर्ष हेड, ग्रीवा, नेक और एक मध्यखंड मिडल पीस और एक पूंछ टेल्स की बनी होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत इलॉन्गेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और इसका अग्रभाग एक टोपी नुमा संरचना से आवृत होता है, जिसे अग्रपिंडक एक्रोसोम कहते हैं। यह अग्रपिंडक उस प्रकीर्णों एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा बाहर ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथियों का स्रवण भी आवश्यक है। शुक्राणु के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन एंड्रोजन्स बनाए रखता है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन ऊजेनेसिस कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत
भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी उगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्रीय विभाजन के पूर्वावस्था फर्स्ट प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से आवृत होती है और इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवन आरंभ तक हास होता रहता है। इसलिए यौवन आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं और एक और नए प्रावारक थिकल स्तर से घिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को गह्वर या एंट्रम कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रवारक स्तर थीका लेयर अंतर प्रवारक थीका इंटरना और बाह्य प्रवारक थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्रीय विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप बृहद अगुणित द्वितीयक अंडक और एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्रीय विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास हो जाता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना पेलोसिटा कहते हैं। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्र जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुति दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।